बच्चों 6th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 14 पढ़ रहे थे हम लोग जल। और जल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जल हमारे जो प्रतिदिन की क्रियाओं में है वो कहाँ कहाँ काम आता है, कितनी सारी कामों में हम लोग जल का उपयोग करते हैं। और जल अगर हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो उसका क्या प्रभाव हमारे जो दैनिक जीवन है उस पर होगा। अब हम लोग देखेंगे कि जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी जल हमें कहाँ से मिलता है। अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है? नल है ना, उसमें जल कहाँ से आता है? चित्र 14.2 देखिए। टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चों यही सोर्स है, यही स्रोत हैं जल के। समझ रहे हो आप कि जल जो है वो हमें इन्हीं से, अब वो चाहे पाइपलाइन के माध्यम से हमारे घर तक पहुँचे, ठीक है, चाहे नालियों के माध्यम से, ड्रेन्स बनाई जाती हैं उनके माध्यम से, ठीक है, लेकिन ये जल के स्रोत वही हैं, ठीक है। वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। पहेली क्या कह रही है ये जान लेते हैं। देखिए, पहेली आपको ये बताना चाहती है कि किसी पुस्तक के एक पृष्ठ के उत्पादन के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम लोग एक पेज बनाएंगे, कोई भी बुक है उसका, तो उसके लिए 2 गिलास हमको चाहिए जल। अब ये देखिए आप किस तरह से जो है पाइपलाइनों के द्वारा बिल्डिंग्स तक जो है वो नदी, नालों, नलकूपों या कुओं से जल टोंटियों में आता है। देख रहे हैं आप, ये पाइपलाइन जो डाल रखी है यहाँ पर, इस तरह से ये पाइपलाइन है ना, किस तरह से बिल्डिंग में जा रही है। तो इस तरह से जल की आपूर्ति जो है वो हम तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भी भिन्न हो सकता है। अंततः हम सबके जल के एक ही से ही स्रोत जैसे तालाब, नदी, झील तथा कुएं हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो एक जैसे ही होते हैं, बस प्राप्त करने का तरीका अलग हो सकता है बच्चों। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है ये देखेंगे हम लोग। बुझो जानना चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही हो, यानी आपके नल में जल नहीं आ रहा हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता हो, है ना, और आपको चलकर जाना है किसी जल स्रोत तक, और वहाँ से बाल्टी, चरी, मटका जो भी कुछ है वो भरकर आपको लेकर आना है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं? तो बताइए बच्चों के उसी हिसाब से, जैसे नल में आ रहा है जल, पानी आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कुछ वेस्ट भी कर देते हो, ठीक है। तो क्या आप उसी हिसाब से ही जब आपको लाना पड़े स्वयं को, तो जल का उपयोग उसी हिसाब से करेंगे या कम करेंगे, बचा कर चलेंगे उसको? चलिए देखते हैं। महासागरों ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है ना। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? हमारी संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातल है उसका 2/3 भाग जो है उस पर जल है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है, लेकिन ये जो जल है ये पीने योग्य जल नहीं है बेटा, ये लवणीय जल है और ये सागर महासागरों में उपस्थित है। चित्र 14.3 में देख लीजिए आप, ये जो ब्लू रंग का दिखा रखा है पृथ्वी का हिस्सा 2/3 भाग, ये जल है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। यानी जल बहुत है हमारे पास में, लेकिन फिर भी जल संकट है, क्योंकि ये जल जो है वो पीने योग्य नहीं है, ना तो कृषि योग्य है, ना तो आप इससे अन्य घरेलू कार्य कर सकते हैं। कदाचित आपने S.T. कॉलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ दी एंशियंट मैरिनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी, हर जगह जल ही जल है। किसने लिखा है इसको? इसके राइटर का नाम आपको ऊपर दिया गया है कि ये जो है वो 1798 के अंदर, यानी 1798 S.T. कॉलरिज द्वारा लिखी गई थी एक कविता की लाइनें हैं जो आप पढ़ रहे हो। कौन सी कविता थी वो? राइम ऑफ दी एंशियंट मैरिनर। क्या पंक्तियाँ हैं? हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, है ना। इसका मतलब यही था। इसका मतलब क्या था कि जब हमारे पृथ्वी धरातल के 2/3 भाग पर भी जल है, 2/3 भाग पर भी जल है, तो भी हम लोगों को पीने के लिए जल का संकट है, पीने के लिए जल की अनुपलब्धता है। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। किस तरह से? यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा, क्या मतलब हुआ? देखिए, जब कोई नाविक है वो महासागर के अंदर जो है वो रास्ता भटक गए और फिर उनके पास में पीने योग्य जल नहीं था,
तब ये उनकी करुण गाथा थी, ये व्यथा थी कि वो महासागर में, यानी एक पूरे जल के उसमें अथाह सागर में तैर रहे हैं लेकिन फिर भी प्यासे हैं। तो ये इस चीज़ से जो है उल्लेख किया है यहाँ। फिर भी महासागर हमारे उपयोगों के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका ज़रूर निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं देखेंगे। जल चक्र के अंदर जो है वो सागर महासागरों की बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि जब गर्मी के समय में जल जो है वो सूर्य की गर्मी से तपता है और वाष्पित होता है, तो उसमें सागर महासागरों का जल भी शामिल होता है। इस प्रकार वाष्पित हुआ जल जो है वो वायु के साथ में ऊपर के वातावरण में जाता है, और ये जल वाष्प से भरी जो वायु होती है आखिरकार यही जो है वो बारिश का कारण बनती है बच्चों, और वापस पुनः धरती पर आती है ये बूंदे जल की। क्या आपको ये आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता। इनमें से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? तो चले देखें। इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, जल चक्र, किसी भी चीज़ का चक्र का मतलब है किसी चीज़ की जहाँ से उत्पत्ति हुई है विभिन्न रूपों में बदलते हुए उसका वहीं पर वापस पहुँच जाना, ये एक साइकिल होती है, ये एक चक्रण होता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हुए उनको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, लेकिन अंततः वो वापस अपने मूल रूप में पहुंच जाते हैं। और इसीलिए ये पदार्थ जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुए, क्योंकि इनका चक्रण चलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हुए अपनी जगह पर आते रहते हैं। तो जल चक्र में हम लोग केवल जल की विभिन्न रूपों से जो है वो बदलते हुए वापस पुनः अपने स्रोतों तक पहुंचने का सफ़र पढ़ेंगे। देखिए, जल के विलुप्त होने की युक्ति। ठीक है। आपने कितनी बार ये देखा कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद पश्चात सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। आप सोचोगे कहाँ गया जल, है ना, कैसे सूख गया। चित्र 14.4। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है? देखिए आप, इस तरह से सूर्य की गर्मी पड़ती है बच्चों, कपड़े गीले हैं, इन गीले कपड़ों से ये जल जो है वो वाष्प के रूप में हवा में घुल जाता है, जल वाष्प की बूंदों के रूप में, और उड़ जाता है। ठीक है, तभी कपड़े सूख जाते हैं। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया था तथा नमक क्या हो गया था? शेष बच गया था। नीचे वाष्पीकरण पढ़ा था ना हमने, वाष्पीकरण पढ़ाया था आपने, मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुभव करते हैं कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। इसीलिए सागर महासागरों से जो जल वाष्पित होता है वो खारा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ लवण वाष्पित नहीं होते हैं बच्चों, लवण नीचे रह जाते हैं, है ना। और फिर वही जल जो है वो जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, बादल बनते हैं उससे, और बारिश होती है तो वो जल जो है वो मीठे जल के रूप में नदी, नालों, झरनों, तालाबों आदि में पहुंचता है और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता है। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीन क्षेत्रों से भी जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। जो भी जल के स्रोत है ना, जैसे पादप हैं वो भी जल लेते हैं, तो उनसे भी अतिरिक्त जल जो है, जमीन से जो जड़ द्वारा जल अवशोषित करते हैं, उनसे भी अतिरिक्त जल जो है वो जलवाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। इसी तरह हम लोग सांस लेते हैं, विभिन्न उपयोग करते हैं, खुले स्रोत जो जल के पड़े हैं, चाहे वो हमारे घर में भरी हुई बाल्टी हो, उन सब से जल जो है सूर्य की गर्मी पाकर वाष्पित होता है और वायुमंडल में जाता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जल तो वाष्पित हो जाता है और लवण शेष बच जाते हैं। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? ये सूर्य से प्राप्त होती है बच्चों, वायुमंडल से, एनवायरनमेंट से प्राप्त होती है। आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 2 करेंगे। 2 एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। चित्र 14.5 के अनुसार जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान
रखिए, जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? बिल्कुल सूर्य की धूप में जो रखोगे उस प्लेट से जल जो है वो पहले वाष्पित होगा, क्योंकि उसको सीधी जो है वो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त हो रही है, और जब पानी गर्म होता है ऊष्मा पाकर तो वो वाष्पित होता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में, है ना, जैसे ट्रे से जल गायब हुआ वैसे ही इन सब चीज़ों पर दिन के समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, भरे जल पर पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल जो है निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। सूर्य के प्रकाश, धूप और छाया में जल का वाष्पन देखा आपने, ठीक है। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिल जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जलवाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है, वो हम लोग अगले वीडियो से देखेंगे। और यहाँ से आपको क्या क्या काम करने हैं बच्चों, यहाँ से आपको जल के विलुप्त होने की युक्ति बतानी है कि किस तरह से जल जो है वो विलुप्त हो जाता है, क्यों हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स।